70 रोटी खाने वाली पतली भाभी। सारिका आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई पीयूष की शादी सोनम से जो हुई थी। पीयूष सोनम को बहुत पसंद करता था और सोनम भी उसके साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थी। और अब पीयूष सोनम की शादी हो जाती है और सारिका अपनी भाभी का गृह प्रवेश करते हुए कहती है, मेरी प्यारी भाभी, आपका इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सास आपको बहुत अच्छी मिली है, लेकिन कहना पड़ेगा कि आपको आपकी ननद उससे भी प्यारी मिली है, जो कि आपकी दोस्त की तरह रहेगी। मैं जानती हूँ सारिका, तुम बहुत प्यारी हो। पीयूष हमेशा से तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम देखना, हम दोनों ननद भाभी बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। दोनों ननद भाभी की बात सुनकर पीयूष अब बीच में बोल पड़ता है, बस बस, दोनों नंद भाभी अभी से आपस में एक दूसरे से इतनी बातें करने लग गई। आगे तुम दोनों क्या बवाल मचाने वाली हो, ये तो बस भगवान ही जानता है। सही कह रहा है पीयूष बेटा तू। अरे आजकल के जमाने में ननद भाभी की आपस में बनती ही कहाँ है। अगर इन दोनों की बन रही है तो हमें तो खुश होना चाहिए। खैर, सारी बातें छोड़ो, गृह प्रवेश करवा देते हैं। इस लहंगे में बहू परेशान हो गई होगी। इतना भारी लहंगा पहनने की आजकल की बहुओं को आदत भी नहीं होती। जिसके बाद अब संध्या अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। अब अगले दिन सोनम किचन में जाकर अपनी पहली रसोई करती है। वो सारा खाना बना तो लेती है, पर उससे रोटियां नहीं बन पाती। वो जितनी रोटियां बेल रही थी उतनी बार खराब हो जा रही थी। ये देखकर सोनम परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो अपनी ननद सारिका के कमरे में जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तो वहीं सारिका भी आधी नींद में अंगड़ाइयां लेते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। क्या हुआ भाभी, आप मुझे नींद से क्यों जगा रही हो? कोई काम था तो आप भैया या मम्मी को बता देती। मुझे नींद से मत जगाया करो भाभी, मुझे बहुत नींद आती है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी ननद होने के साथ अच्छी दोस्त भी हो। सारिका, मेरी मदद करो। मुझे खाना तो सारा बनाना आता है, लेकिन मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, लेकिन लगता है कि यहाँ के बेलन और चकले पर मेरा हाथ नहीं बैठ रहा। अगर तुम रोटियां बना दोगी तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। अब सारिका नींद में ही रसोई में जाती है और जिसके बाद सोनम के कहने पर वो रोटियां बनाने लगती है। अब पूरा परिवार गर्मा गर्म रोटियां खा रहा था, तो वहीं किचन में सारिका रोटियां बना रही थी। जहां एक तरफ पीयूष और संध्या रोटी खाकर उठ जाते हैं, तो वहीं सोनम रोटी पर रोटी खाए जा रही थी। सारिका अब रोटियां बनाकर थक चुकी थी कि तभी वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपने पहले ही 20 रोटियां खा ली हैं। आप बता दीजिए कि आप और कितनी रोटियां खाएंगी, क्योंकि मुझे दोबारा से आटा लगाना पड़ेगा। जितना आटा मैंने लगाया था वो सारा तो खत्म हो गया है। अब सारिका, मेरे लिए अभी रोटी बनाते जाओ। मेरी मम्मी ने कहा है कि रोटी खाते हुए गिनना नहीं चाहिए, और सच कहूं तो मेरी भूख नहीं मिटी है, इसीलिए तुम रोटियां बनाती जाओ प्लीज। और अगर आटा खत्म हो गया तो मैं लगा देती हूँ ना। अरे बहू, तू खाना खा रही है, खाना खाते हुए उठेगी थोड़ी ना। सारिका तो खुद आटा लगा लेगी, किसी को खाने से उठाना ये कहाँ का सेंस है? मैंने तुझे ये तो नहीं सिखाया कि तू किसी को खाने से उठा ले और फिर उससे काम करवाए। अपनी माँ की बात सुनकर सारिका का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप खाना बनाने लगती है। अपनी भाभी को रोटियां बना बना कर खिला रही थी, तो वहीं सोनम भी मजे से रोटियां खा रही थी। और उसको इस तरह रोटियां खाते देखकर सारिका खुद से बोलती है, न जाने भाभी रोटियां खा रही है या फिर उन्हें गिल रही है। अरे ये इंसान है या कोई जानवर? इनका पेट है या खेत, बताओ तो। जब से मैं रोटियां बनाने पर लगी हुई हूँ, इनका पेट ही नहीं भर रहा। सारिका को रोटियां बनाते हुए सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन अब तक सोनम रोटियां खाना बंद नहीं करती। तभी सारिका अपनी भाभी के पास आती है और कहती है, भाभी, मैं सुबह से 50 से ऊपर रोटियां बना चुकी हूँ, अब कब तक खाना खाओगी? अरे मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी आराम करना है, मुझे भी भूख लग रही है। माफ करना सारिका, लेकिन तुम्हारे हाथ की रोटियां बहुत टेस्टी है। तुम्हारे हाथों की रोटियां खाकर मन ही नहीं भर रहा। तुम बस मेरे लिए 5 रोटी और बना दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना दूंगी। रहने दो भाभी, आपके बस की रोटियां बनाना नहीं है। अगर होता तो आप मुझसे रोटियां नहीं बनवाती, मैं खुद ही बना लूंगी। इतना बोलकर सारिका अब एक बार फिर किचन में जाती है और रोटियां बनाना शुरू करती है। देखते देखते आधे घंटे और बीत जाते हैं और फाइनली सोनम का पेट भर जाता है, वो भी 70 रोटी खाकर। थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि सारिका अब भी रोटियां बना रही है। ये देख संध्या अपनी बेटी से कहती है, लगता है तेरी भाभी कुछ ज्यादा ही रोटी खा रही है, तभी तो तू पसीने से भीग चुकी है। वैसे तेरे हिसाब से सोनम ने कितनी रोटियां खाई होंगी? संध्या की हंसी और उसकी बात सुनकर सारिका के तन बदन में आग लग जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है,
बस करो माँ, बहुत हुआ। अरे आप यहाँ अगर मेरा मजाक बनाने आई हैं तो चुपचाप यहाँ से जा सकती हो, और अगर सच में आप अपनी बहू का खाना पूछने आई हो तो कान खोलकर सुन लो। आपकी बहू ने पूरी 70 रोटी खाई। मैं आपकी बहू के लिए खाना बना बनाकर थक चुकी हूँ। अब तो मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि रोटियां बनाकर ही मेरा पेट भर चुका है। संध्या भी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और सारिका ज्यादा नाराज ना हो जाए इसलिए वो रसोई से चली जाती है। रात के समय सारिका जानबूझकर बाहर अपने दोस्त के घर निकल जाती है ताकि उसे अपनी भाभी के लिए 70 रोटियां ना बनानी पड़े। लेकिन अब सोनम के हाथ संध्या आ जाती है। सोनम संध्या के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगी? हाँ हाँ बहू, इसमें भी पूछने वाली बात है क्या? अरे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुझ में और अपनी बेटी सारिका में कोई फर्क नहीं किया है। बता क्या करना है मुझे? माँ जी, मैंने रायता, दही भल्ले, खीर, सब्जी सब कुछ बना दिया है, लेकिन बस मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। अगर आप रोटियां बना देती तो मेरी बहुत मदद हो जाती। सोनम की बात सुनकर संध्या थोड़ी घबरा जाती है, पर वो सोचती है कि करवा देती हूँ इसकी मदद। और ये इतनी पतली सी तो है, कितनी ही रोटी खा लेगी। वैसे भी मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पीयूष भी आने वाला होगा, साथ में सब खाना खा लेंगे। पहले मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि पहली बार बहू ने मुझे कुछ कहा है। अब संध्या भी खुशी से रसोई में जाती है और रोटियां बनाने लगती है। तब तक सारिका भी अपनी दोस्त के घर से वापस आ जाती है। अब पीयूष, सारिका और सोनम बैठकर रोटियां खा रहे थे। पीयूष रोटियां खा खा कर थक जाता है और उठ जाता है। सारिका भी मजे लेने के लिए वहीं बैठी रहती है और सोनम रोटियों पर रोटियां खाई जा रही थी। अरे माँ जी, 4 रोटी और लेकर आइए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ देखिए, टेबल पर एक भी रोटी नहीं है, सारी रोटियां खत्म हो गई है। जल्दी लाइए प्लीज। हाँ हाँ माँ, भाभी उर्फ आपकी लाडली बहू को बहुत भूख लग रही है, जल्दी रोटियां लाओ। अब संध्या पसीने में भीगी हुई 10 से 12 रोटियां और लेकर आ जाती है और उसे टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, इतनी रोटियों में तेरा गुजारा हो जाएगा या फिर मुझे और रोटियां बनानी पड़ेंगी? तू मुझे अभी बता दे, मैं आटा तैयार कर देती हूँ, क्योंकि 3 बार आटा खत्म हो चुका है और तू 40 से ज्यादा रोटियां खा चुकी है। अब बता तुझे कितनी खानी है, उसी हिसाब से खाना बनाऊंगी। माँ जी, वो क्या है ना, गरम गरम रोटियां बहुत अच्छी लग रही हैं, और तो और आपके हाथों की रोटियों में जो स्वाद है वो शायद मेरे मायके वालों के भी हाथ में नहीं था, तभी मैं इतनी सारी रोटियां खा जाती हूँ। एक काम कीजिए ना, आप आटा तैयार कर ही दीजिए, क्या पता मैं और रोटी खाऊं। संध्या को लगा था कि सोनम और रोटियां खाने के लिए मना कर देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहने लगती है। अब संध्या टेढ़ा मुड़ा मुंह बनाते हुए रोटियां बनाने के लिए जाती है, जिसके बाद वो पीयूष को रसोई से ही आवाज लगाकर कहती है, पीयूष बेटा, जरा रसोई में आना। ये आटे का डब्बा बहुत ऊपर रखा है, जरा इसे नीचे तो उतार दे। संध्या की आवाज बाहर तक आई और पीयूष रसोई में जाने लगा, और ये सब कुछ देखकर सारिका ने अपने मन में कहा, अब देखती हूँ मेरी 70 रोटी खाने वाली पतली भाभी को मेरे भैया और मम्मी कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी शादी करके घर से जल्दी चली जाऊंगी, इसलिए मैं तो अब इस रायते में नहीं पड़ने वाली। वहीं पीयूष जैसे ही रसोई में जाता है तो संध्या उस पर भड़कते हुए कहती है, पीयूष बेटा, ये क्या आफत उठा लाया है तू? कितना खाती है? अरे भला कोई इंसान 70 रोटी कैसे खा सकता है? हमारे घर में कोई पतली रोटियां नहीं बनती हैं, मोटी मोटी रोटियां बनती हैं। अगर हमारे घर में पतली रोटियां बनती तो भी समझ आता कि कोई 15 से 20 रोटी खा जाए, लेकिन एक इंसान भला 70 रोटी कैसे खा सकता है? खाने को 70 रोटी खाती है, लेकिन शरीर देख इसका। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं अपनी पत्नी से ये तो नहीं कह सकता ना कि वो रोटी कम खाने लग जाए। मान लो अगर मैं उसे कहूंगा भी, उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन उसे थोड़ा तो सोचना चाहिए। अरे एक साथ इतनी इतनी रोटियां खाना सही नहीं है। संध्या ने ये कहा ही था कि तभी अचानक इतनी रोटियां खाने की वजह से सोनम के पेट में दर्द हो जाता है। तभी वहाँ सारिका आवाज लगाकर पीयूष और संध्या को रसोई से बुलाती है और कहती है, मम्मी भैया जल्दी आइए, देखिए भाभी को क्या हो गया, भाभी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। संध्या पीयूष बाहर आते हैं और संध्या ये सब देखकर कहती है, बहू इतनी रोटी खाई है तूने तो पेट में तो दर्द होना ही था ना। अरे खाने की भी एक लिमिट होती है। सोनम ने पेट पकड़ते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, सच में यहाँ की रोटियां इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। पर फिलहाल के लिए कुछ कीजिए। सोनम की बात सुनकर अब पीयूष अपने डॉक्टर को बुलाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे दवाई देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सोनम को अब अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सिर्फ उतनी ही रोटी खाया करती जितना उसका शरीर पचा सके, और इस तरह सारिका को भी
अपनी 70 रोटी खाने वाली पतली भाभी से छुटकारा मिलता है। माधोपुर गांव में एक बड़ा घर था। उस घर के मालिक थे रामलाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और बेटा राजीव और एक बेटी प्रिया। राजीव का गांव में खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। एक रोज राजीव का एक दोस्त उसके पास आया। अरे राजीव, बहुत दिन हो गए हम सबको साथ में कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूम कर आए। मेरा मन तो कश्मीर जाने का है, चलो वहीं चलते हैं। अब वो सब एक साथ ट्रेन में बैठकर कश्मीर घूमने चले जाते हैं। कश्मीर की हंसी वादियों में उन सब का मन लग गया था। एक रोज जब वो एक नदी किनारे फोटो खिंचवा रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम रीना था। वो नदी से पानी भरने लगी कि तभी उसने देखा फोटो खिंचवा रहे राजीव का पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने ही वाला था कि तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। जरा संभाल कर साहिब, कहीं नदी में गिर गए तो सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आप कोई टूरिस्ट लगते हैं और हमारे यहाँ टूरिस्ट तो भगवान समान होते हैं। रीना की बातें और स्वभाव उसे बड़ा ही अच्छा लगा और वो उससे शादी कर उसे अपने साथ ले आया। रीना का शरीर तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन गाल ऐसे गोल मटोल और लाल कि देखने वाला हैरान रह जाए। सास ने जैसे ही अपनी बहू को देखा तो वो हैरान रह गई। ये तू बहू लाया है या कश्मीर का सेब उठा कर ले आया? गाल कैसे फूल गए इसके? अब माँ जो है यही तुम्हारी बहू है। रीना की सास ने अपने बेटे की पसंद को अपना लिया। शादी के अगले दिन बहू पहली बार रसोई में चाय बनाने आई। बहू ध्यान रखना, घर की रसोई में सब काम जल्दी और साफ होना चाहिए। जी माँ जी। रीना चाय बनाकर लाई। उसके हाथों की चाय सबको बड़ी पसंद आई। फिर अगले दिन मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आई तो रीना को उसकी सास घूंघट में लेकर आई। बहू का दुबला पतला शरीर देखकर सभी औरतें उसकी तारीफ करने लगी। दुल्हन की हाइट और दुबला पतला शरीर तो अच्छा है, जैसा सुना है कश्मीर की लड़कियां सुंदर होती हैं। चलो अब मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। अब वो जैसे ही बहू का घूंघट उठाती है, उसके गाल देख तो सब हैरान ही रह गए। हैं, सावित्री जी, आपकी बहू तो दुबली पतली है, पर इसके गाल तो देखो जैसे सेब रखे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वजन इसके गालों में ही हो। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुडौल है। मतलब पूरा शरीर तो सीटी जैसी पतली और गाल ऐसे जैसे किसी ने लड्डू रख दिए हो। ये सुनकर सावित्री बोली, हाँ काकी, यही तो हमारी टेंशन है। खाने में तो कुछ खास खाती भी नहीं, फिर भी गाल मोटे मोटे। सभी गांव वाले अब सावित्री की बहू के गालों का खूब मजाक उड़ाते, जिससे सावित्री को अब बड़ा गुस्सा आता है। अच्छी खासी एक से बढ़कर एक लड़कियों का रिश्ता आ रहा था मेरे राजीव के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो पता नहीं यही कश्मीरन रह गई थी लाने को। ऊपर से इसे पसंद करते वक्त उसकी नजर इसके गालों पर नहीं गई क्या? बहू सच सच बता, कहीं तूने बचपन में मधुमक्खी के छत्ते को तो नहीं छेड़ दिया था जिस वजह से तेरे गाल सूज गए? माँ जी, मैं जब पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के गाल भी ऐसे ही हैं। अब ये सब जेनेटिक है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। किसी की बहू के नाखून लंबे होते हैं तो किसी की बहू के बाल, लेकिन मेरी बहू के तो गाल हैं। रीना बेचारी चुप रहती है। शाम को उसकी ननद प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस कपड़े तय लगा रही थी। कहिए। वो मैंने एक टेलर के पास सूट बनने दिया था, चलो साथ में लेने चलते हैं। ठीक है दीदी। रीना और प्रिया बाजार चली जाती है, जहाँ प्रिया को उसकी सहेली निशा मिलती है। अरे प्रिया तू? हाँ, वो मैंने सूट छोड़ा था ना, वही लेने आई थी। तभी निशा की नजर उसके बगल में खड़ी रीना पर जाती है और वो धीरे से पूछती है, ये कार्टून कौन है प्रिया? ये मेरी भाभी है निशा। है? इनका शरीर तो दुबला पतला है कि लग रहा है जैसे दो डंडियां खड़ी हो, लेकिन इनके गाल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जूम फीचर सिर्फ गालों पर लगाया गया हो। जी नहीं, मेरे गाल ऐसे ही हैं, इसमें मेरी क्या गलती? रीना गुस्से में घर आ जाती है और रात को शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी राजीव आया। राजीव ने देखा कि रीना चुपके चुपके आईने के सामने खड़ी होकर अपने गाल दबा रही है। रीना, ये क्या कर रही हो? क्या करूं राजीव, सब मेरे गालों का इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ ये थोड़े छोटे हो जाए। अरे पगली, गाल कम करने की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारी खूबसूरती है। लोग मजाक में कहते हैं, पर सच तो यह है कि सबको अच्छे लगते हैं।
मैं जानती हूँ कि मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रहे हो ऐसा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम बेस्ट हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद गांव में मेले का दिन आया। सब परिवार मेले में गए हुए थे। वहाँ एक आदमी भी आया था जो कि फोटोग्राफर भी था और साथ ही कुछ कंपनीज के लिए मॉडल भी ढूंढता था। उसने रीना को देखकर आवाज लगाई, मैडम जरा रुकिए, जरा इधर देखिए, आपके गाल तो कैमरे में बहुत सुंदर आएंगे। हमें तो अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। क्या आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 लाख मिलेंगे और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये बात सुनकर रीना और उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। रीना झट से इसके लिए हाँ कर देती है। उसने उस रेस्टोरेंट के लिए ऐड की, जिसके बाद अब रीना को भी लगने लगा कि उसके मोटे गाल ही उसकी सबसे प्यारी खूबसूरती है, चाहे लोग मजाक उड़ाएं या छेड़े। अब वो मुस्कुराकर जवाब देती और पूरे गांव में अब उसे मोटे गाल वाली पतली बहू के नाम से जाना जाने लगा।